भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, यानी वो ऐसे ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए भी, या यहाँ जो ब्रिटिश भारत था उस ब्रिटिश भारत के अधीन रहते हुए भी भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट जागे जिसके माध्यम से क्या है, भारतीय लोगों के अंदर अपने राष्ट्रवाद यानी अपनी राष्ट्रीयता को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। उन कदमों पर अब हम चर्चा करेंगे। यानी जब 19वीं शताब्दी के यानी लगभग 18वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य की क्या स्थापना हो चुकी थी। जब से भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय साम्राज्य को लगभग यानी अपनी कूटनीति की या अन्य कोई प्रकार की चालें चल करके, और भारतीय जो यहाँ की चाहे वो आर्थिक अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारत का समाज हो, चाहे भारत का शिक्षित वर्ग हो, उन सभी पर क्या है, ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश सरकार का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। इस अधिकारों से असंतुष्ट होकर के और भारत के अंदर कई ऐसी महान विभूतियों का जन्म हुआ, जिन विभूतियों ने ये सोचा भी ये जो ब्रिटिश सरकार की जो कूटनीतियां हैं, ये कूटनीतियां क्या है, भारत के लिए क्या है, यानी भारत के लिए ये विनाशकारी यानी परिणाम लेकर आएगी। इसी कारण उन लोगों की जो मानसिक बुद्धि थी, उन मानसिक बुद्धि के अंदर एक विकास या भारत की जो राष्ट्रीयवाद की जो प्रगति या जो भारत को बचाने की जो एक योजना थी, उस योजना को जन्म लिया। उसी योजना के जन्म लेने के कारण अनेक बुद्धिजीवी लोगों द्वारा जो ब्रिटिश सरकार के यहाँ कायदे कानून चले जा रहे थे, उन कायदे कानूनों का भारतीय लोगों ने धीरे धीरे क्या है, बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जब तक भारत के अंदर, और क्योंकि बहिष्कार करने के पीछे कारण क्या था, यहाँ के जो भारत के देशी जो राजा महाराजा थे वो भी कहीं न कहीं ब्रिटिश अधिकारों के क्या था, षड्यंत्र के अंदर लिप्त थे। तो इसी लिप्तता को देखकर के अंदर भारत के अंदर अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, जिसके अंतर्गत क्या है, भारत में राष्ट्रीयता का उदय हो पाया था। तो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं भी जो प्रत्येक देश के अंदर जब किसी युवा वर्ग के अंदर जो राजनीतिक चेतना जो जागृत होती है, वो राजनीतिक शक्तियां या जो राजनीतिक चेतना जागृत होती है, वो किसी पारस्परिक या समूह के कारण अचानक जागृत नहीं हो सकती। यानी अगर व्यक्ति की कोई मानसिक शक्ति जागृत होती है तो उस जागृत करने के लिए एक लंबे समय का पीरियड चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं भी जैसे ही कोई चीज यानी किसी भी वस्तु को हमने देखा, देखते ही उसके प्रति हमारी मानसिक स्थिति जागृत हो गई। लेकिन क्या है, अंग्रेजों द्वारा यहाँ भारतीयों का जब अत्यधिक मात्रा में शोषण किया जाने लगा था, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो उद्योगों से संबंधित हो, चाहे किसी अन्य निर्माण कार्य से संबंधित हो, तो इन्हीं सब यानी ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टों को लेकर और भारतीय लोगों ने इस भारतीय लोगों या जो भारतीय यहाँ का समाज था या भारतीय लोगों के जो भारतीय समाज के अंदर जो क्रांतिकारी वर्ग के लोग थे, उन लोगों की एक मानसिक यानी जो मानसिक या जो मेमोरी माइंड होता है उसके अंदर भारत को एक यानी जागृत करने के प्रति, भारतीयों के प्रति एक प्रतिबद्धता का यानी हम कह सकते हैं बीजों का अंकुरण हुआ था। इसी प्रकार हम कह सकते हैं भी इन अंकुरणों के कारण ही भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, उन राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत करने में कई लोगों की महत्वपूर्ण योगदान था। अब जब हम सर्वप्रथम बात करते हैं भी भारत के अंदर सन 1885 कब की बात है, सन 1885 के अंदर भारत के जो लोग थे, उन लोगों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको जागृत करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। कब, जब सन 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना की गई कब, यानी जब अंग्रेजों द्वारा भारतीय जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में लेकर और भारतीय लोगों पर जब अत्याचार करने लगे, तो ये जो भारतीय उन अत्याचारों को रोकने के लिए लोगों के अंदर जो जागृति आई, उस जागृति का सर्वप्रथम हमको जो सामूहिक परिणाम मिला था वो कब मिला था, सन 1885 के अंदर। कब, जब भारत के अंदर किसकी स्थापना हो गई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, ए ई ह्यूम के द्वारा।
एलन ओक्टिव यानी एओ ह्यूम के द्वारा, एलन ओक्टिव ह्यूम द्वारा भारत के अंदर सन 1885 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इस स्थापना के बाद में यहाँ भारत के अंदर भयंकर तौर तरीके से क्या है अंग्रेजों का विरोध होने लगा था। क्यों? क्योंकि यहाँ भारत के अंदर जितने भी जो तैयार माल का उत्पादन होता था वो उत्पादन क्या है ब्रिटिश सरकार धन निष्कासन के माध्यम से इंग्लैंड में भेज देती थी। इसी के कारण यहाँ की जो असीमित आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी, उस आर्थिक प्रति जो संपन्नता थी, उस संपन्नता पर अंग्रेज अधिकारियों का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। इस अधिकार होने के कारण अनेक यानी जब 1885 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, इस स्थापना के बाद के अंदर भारत के अंदर ऐसे क्रांतिकारी लोग सामने आए जिन्होंने क्या है धीरे धीरे अंग्रेजों का चाहे तो वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया था। इसी बहिष्कार या यहाँ की जो राजनीतिक एकता थी, उस राजनीतिक एकता के असंतोष का परिणाम क्या निकला था, भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय को लेकर आया था। यानी यहाँ के लोगों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति पूर्ण रूप से क्या हो गया था, असंतोष भर गया था भारतीय लोगों के प्रति। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार भारत के अंदर जब पहला जो प्रयास किया गया था भारतीय लोगों को जगाने के लिए, वो कब किया गया था, 1885 के अंदर। किसके माध्यम से? डॉक्टर एओ ह्यूम द्वारा, जिन्हें किसकी स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, ये स्थापना ही भारत के अंदर राष्ट्रीयता के जो उदय के जो बीज या अंकुरण जो बोए गए थे, वो यहीं से क्या है बोए गए थे। तो इस प्रकार ये एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद में कैसे कैसे लोगों के अंदर जागृति आई और कैसे भारत के अंदर यानी सन 1757 से लेकर जो 1947 के बीच का जो समय था, उस बीच के समय में कैसे भारत के अंदर अंग्रेजों ने अपनी जो आर्थिक परिस्थितियां थी वो भारतीय लोगों के ऊपर झोंक दी तथा भारतीय धन को ऐंठ करके और इंग्लैंड भेज दिया जाता था। लेकिन इसी सामूहिक यानी जो राष्ट्रवाद की उद्यता के कारण सामूहिक रूप से जो कार्य किए गए थे, उन्हीं सामूहिक रूपों के कार्यों का परिणाम हमारे सामने आया सन 15 अगस्त 1947 को। और उस समय क्या मिली, भारत को आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारे एक भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। इसी निर्माण के तहत आज हम जिस अवस्था में खड़े, वो कौन सी अवस्था है, हमारा देश एक गणतांत्रिक देश है। तो इसी प्रकार यानी जो भारतीय लोग थे, उन भारतीय लोगों के अंदर जो राष्ट्रीयता का उदय हुआ था, उस उदय होने के पीछे ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे, उन कारणों के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद के उदय का जो पहला कारण है वो क्या है, भारत का राजनीतिक एकीकरण। यानी जो राष्ट्रवाद के उदय का जो पहला कारण है वो क्या है, भारत का राजनीतिक एकीकरण। अब देखो, जब सन 1707 के अंदर क्या है, सन 1707 के अंदर भारत के अंदर किसका शासन था, मुगलों का। और मुगलों का जब भारत के अंदर शासन था तो सन 1707 के अंदर मुगल यानी जो सबसे ताकत हम कह सकते हैं भी हुमायूं, उसके बाद में अकबर के बाद में जिस तरह शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां के बाद में हम कह सकते हैं भी प्रत्यक्ष रूप से यानी भारतीय राष्ट्रीयता का जो एकीकरण करने वाला व्यक्ति था वो कौन था, औरंगजेब। तो जब सन 1707 में औरंगजेब जो एक मुगल बादशाह था, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, कब, सन 1707 के अंदर जब औरंगजेब जो मुगल सम्राट था, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद में भारत की जो राजनीतिक एकीकरण था, यानी जो एक भारतीय लोगों को एक करने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में लगभग क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय लोगों के जो एकीकरण की प्रक्रिया थी वो बिल्कुल ही लोप हो गई थी। यानी अब लोग अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, अपनी स्वतंत्रता के लिए आतुर हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब भारत का एक जो प्रशासन था वो औरंगजेब के बाद में इसके जो निर्मम हम कह सकते हैं भी जो निर्मम या हम कह सकते हैं अयोग्य जो उत्तराधिकारी थे, उन उत्तराधिकारियों के हाथों में आ गया था। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि सन 1707 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उस औरंगजेब की मृत्यु के बाद में लगभग भारत के अंदर जो एकीकरण था या जो भारत की एकता की जो भावना थी, उस एकता की भावना का क्या हो गया था, लोप हो गया था। लेकिन जब
औरंगजेब की जब मृत्यु होती है उस समय लगभग भारत के अंदर किसकी स्थापना हो चुकी थी, अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। और अंग्रेजों ने क्या किया, अब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो अंग्रेजों ने भारतीयों का क्या करना किया, एकीकरण करना प्रारंभ कर दिया था और भारतीय लोगों के अंदर एकता के बीज बोने प्रारंभ कर दिए थे। इससे अब जो भारतीय लोग थे उन भारतीय लोगों में भी क्या है, राजनीतिक एकता का अंकुरण होने लगा था। अब जब इधर से अंग्रेजों की राजनीतिक एकता और इधर भारत वालों की जब राजनीतिक एकता होनी प्रारंभ हो गई थी तो इस राजनीतिक एकता के कारण भारतीय लोगों और अंग्रेजों के बीच में क्या है, एक संबंध होना प्रारंभ हो गया था। किन किन के बीच में, भारत और भारतीय लोगों प्लस अंग्रेजों के मध्य, यानी इन दोनों के मध्य क्या है, एक संबंध होना प्रारंभ हो गया था। और यही संबंध किसको दर्शा रहा है, भारतीय एकीकरण का, भारतीय लोगों का जो पुनः एकीकरण हुआ था। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ भारतीय लोगों का एकीकरण तो किया था, लेकिन अंग्रेजों ने साथ ही साथ क्या किया, भारतीय लोगों का साथ ही साथ शोषण करना भी प्रारंभ कर दिया था। इस कारण जब भारतीय लोगों में ये जागृति आई कि भी अंग्रेज अधिकारी अब हमारे जो हित है, यहाँ उन्होंने एकीकरण को तो बढ़ावा दिया है, लेकिन अब क्या है, जो हमारे हित है लोगों के, उन लोगों के हितों को अंग्रेज अधिकारियों या ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या है, हानि पहुंचाई जाने लगी है। इस कारण जब इनको ये अंदेशा हो गया था कि ब्रिटिश सरकार हमारे जो हित है या जो हमारे अधिकार है उन अधिकारों का क्या है, हनन कर रही है, इसी हननता को देख करके और पुनः भारतीय लोगों के अंदर एक जागृति या पुनः जागने का क्या हुआ, एक बीज का अंकुरण हुआ। इस प्रकार पहला जो पॉइंट है वो क्या है, भारत का राजनीतिक एकीकरण। इस कारण अंग्रेजों ने जो भारतीय लोगों का अहित किया, उसी अहित को देखकर भारत के अंदर किसका यानी उत्थान हुआ, राष्ट्रीयता या एकता या राष्ट्रवाद के अंदर जो उदय थे, उन उदयता का कारण का महत्वपूर्ण परिणाम निकल कर आया। यानी दूसरा जो महत्वपूर्ण उदय कारण है वो क्या है, सन 1857 की क्रांति। अब देखो, यानी लगभग 1757 से लेकर और 1857 के बीच, यानी ये जो 100 वर्ष का जो वक्त था, इस 100 वर्ष के समय के अंदर अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पर लगभग अपना प्रभावपूर्ण तौर तरीका अपनाना प्रारंभ कर दिया था। लगभग पूरे भारत को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन सन 1857 के अंदर लोगों के अंदर क्या है, जागृति आई। उन्होंने क्या किया, इन अंग्रेज अधिकारियों का विरोध करना प्रारंभ किया तथा इसी विरोध के कारण सन 1857 के अंदर भारत के अंदर एक बहुत बड़ी विध्वंस या क्रांति हुई थी। ये क्रांति इतनी भयंकर हुई थी कि इन्होंने अंग्रेजों की जो जड़ें थी उन जड़ें तकों को क्या है, हिला दिया था। लेकिन जब 1857 की क्रांति के अंदर यूरोपीय शक्तियों द्वारा जब जो भारत के अंदर जो क्रांतिकारी थे उन अनेक क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस कारण अंग्रेजों ने जब 1857 की क्रांति के अंदर जो भारतीय लोग थे उन भारतीय लोगों का जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से क्या है, जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से इन लोगों ने भारतीयों का क्या किया, दमन किया, भारतीयों का दमन, यानी ऐसी बर्बरतापूर्ण तरीके से भारतीय लोगों को अंग्रेजों द्वारा मारा गया, काटा गया। इस कारण क्या है, इस 1857 के कारण, यानी जब उन लोगों ने भारतीयों का जो बर्बरतापूर्ण तरीके से क्या दमन किया, इस दमन के कारण इन अंग्रेजी जो सरकार थी या जो गोरे लोग थे, इन गोरे लोगों के प्रति भी भारतीय लोगों में क्या है, असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति ने भी भारतीय लोगों को जगाने में या अंग्रेजों का विरोध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो तीसरा महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, धर्म सुधार आंदोलन। अब देखो 19वीं शताब्दी के अंदर जब लगभग पूरे संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया था, तो उस ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारत के अंदर अपना जो धर्म था ईसाई धर्म को भारतीय लोगों पर क्या है, थोपना प्रारंभ कर दिया था। यानी अंग्रेजों का एक ही मत था, चाहे वो भारतीय लोग ऊंचे पद पर हो, चाहे वो सैनिक हो, अगर वो अंग्रेज अधिकारियों का जो ईसाई धर्म है उस ईसाई धर्म को अगर वो स्वीकार कर लेगा तो स्वीकार करने के बाद में क्या है, उसको अच्छे अच्छे उच्च पदों पर क्या है, स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन
जब ये अंग्रेजों का जो ईसाई धर्म था, इस ईसाई धर्म का भी भारत के अंदर भयंकर तरीके से अंग्रेजों द्वारा क्या है प्रचार प्रसार होना प्रारंभ हो गया था। और जब इस ईसाई धर्म के संपर्क में यहाँ के जो शिक्षित वर्ग के लोग भी आने प्रारंभ हो गए थे, और उन लोगों ने किस धर्म को अपनाना प्रारंभ कर दिया था, ईसाई धर्म को भी अपनाना क्या है प्रारंभ कर दिया था। लेकिन यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, अब वो भारतीय जो धर्म थे उस भारतीय धर्म के आकर्षण को छोड़कर और किस धर्म की ओर आकर्षित होने लगे थे, ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने लगे थे। लेकिन जब अंग्रेजों द्वारा इस भारतीय लोगों के ऊपर अपना जो ईसाई या जो ईसाई मिश्रीकरण का जो धर्म था उस धर्म को थोप दिया गया था, तो यहाँ रहने वाले जो भारतीय धर्म के जो जानकार लोग थे उन लोगों की जो मानसिक दशा थी उस दशा को क्या है गहरा धक्का लगा था। इसी धक्के के कारण भारत के अंदर अनेक धर्म सुधारक लोगों का जन्म हुआ, अनेक धर्म को सुधारने वाले लोगों का क्या हुआ जन्म हुआ, क्योंकि इन लोगों ने ये बताया था भी जो भारतीय धर्म है वो भारतीय धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, न कि ईसाई धर्म। अगर इसी ईसाई धर्म की जो विरोध था उस विरोधता को देखते हुए भारत के अंदर एक यानी भारत के अंदर अनेक ऐसे विद्वान पुरुष ने जन्म लिया या अवतार लिया जिन्होंने भारतीय धर्म की रक्षा के लिए अपने महत्वपूर्ण जो जीवन होता है उस जीवन की क्या है आहुतियां तक दे दी थी। अब जब हम चर्चा करते हैं इन धर्म सुधार आंदोलनों के अंदर कौन कौन से थे, तो पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय, इस राजा राम मोहन राय ने क्या है एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम है ब्रह्म समाज। अपने इस ब्रह्म समाज नामक ग्रंथ के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने भारतीय लोगों को अपने धर्म के प्रति जागृत करना प्रारंभ कर दिया था। उसी प्रकार जब दूसरा हम धर्म सुधारक का नाम लेते हैं तो वो है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, इस दयानंद सरस्वती ने भी भारतीय लोगों को अपने धर्म के प्रति जागृत करने का कार्य किया। किसने? दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने तो भारतीय धर्म के यानी भारतीय जो धर्म था उस धर्म के बारे में दयानंद सरस्वती ने कहा था भी जो विदेशी धर्म होता है वो विदेशी धर्म चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, क्या विदेशी धर्म चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो भारतीय धर्म से या अपना जो स्वदेशी धर्म है या अपने खुद का जो हम वतन है उससे कभी अच्छा नहीं हो सकता। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सुधारक था उसका नाम था मणि मधु दत्त। तीसरा जो महत्वपूर्ण धर्म सुधारक था जिसका नाम क्या है मणि मधु दत्त। और इस मणि मधु दत्त के अंदर मनु दत्त ने दक्षिणी भारत के अंदर बंगाल क्षेत्र के आसपास क्या है धर्म सुधार आंदोलनों को बढ़ावा दिया था। तो इस प्रकार जो भारतीय लोग थे उस भारतीय लोगों की जो मानसिक दशा थी उस मानसिक दशा को ईसाई धर्म को न अपनाया जाए तथा भारतीय जो धर्म है उस भारतीय धर्म को अपनाया जाए, इस कारण राष्ट्रवाद की उद्यता में धर्म सुधार आंदोलन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। राष्ट्रवाद की उदय का कारण वो है समाचार पत्रों का योगदान। अब देखो भारतीय लोगों को जगाने के अंदर महत्वपूर्ण जो अपना योगदान दिया था वो किसका था? समाचार पत्रों का। यानी उस समय भारत के अंदर ब्रिटिश शासन के अंदर भी भारत के अंदर ऐसे समाचार पत्रों का आयोजन किया जाता था जिन समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीयों को अपने स्वदेश के प्रति जागृति लाई जाए। तो उसी कह सकते हैं कि जो भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रवाद के उदय का जो प्रसार हुआ था उस उदय के प्रसार के अंदर समाचार पत्रों ने भी क्या है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम चर्चा करते हैं जिस तरह पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम था अमृत बाजार, दूसरा है बाजार पत्रिका, दूसरा समाचार पत्र बाजार पत्रिका। इसी तरह तीसरा जो समाचार पत्र था वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम कौन सा है? तीसरा जो महत्वपूर्ण पत्र समाचार पत्र है वो कौन सा है? वंदे मातरम। इसी प्रकार मराठा केसरी, प्रताप,
यानी ये कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जिन समाचार पत्रों के माध्यम से, यानी इन समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय जो लोग थे उन लोगों के अंदर अपने स्वदेश के प्रति या जो अंग्रेजी सरकार थी उस अंग्रेजी सरकार के प्रति क्या है, यानी जो भारतीय लोग थे उन भारतीय लोगों की जो राजनीतिक एकता होती है उस एकता को जागृत करने में भी महत्वपूर्ण किनका योगदान रहा, समाचार पत्रों का। इसी प्रकार जो बाल गंगाधर तिलक था, इस बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो मराठा और जो केसरी समाचार पत्रिका संपादित की गई थी, इस मराठा और केसरी यानी ये जो मराठा था ये तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया समाचार पत्र था और जो केसरी था ये मराठी भाषा के अंदर लिखा गया था। किस भाषा के अंदर? मराठी भाषा के अंदर। यानी तिलक जी द्वारा ये जो दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे, मराठा और केसरी। जो मराठा था वो तो अंग्रेजी भाषा के अंदर, जो केसरी था वो किस भाषा के अंदर था? मराठी भाषा के अंदर। तो भारतीय जो जनता थी उन जनता के अंदर जागृति लाने के लिए इन मराठा, केसरी तथा अन्य समाचार पत्रों का भी क्या रहा था? महत्वपूर्ण योगदान रहा था। देशी साहित्यों का योगदान, यानी जिस प्रकार भारतीय लोगों को जगाने के लिए यानी जो समाचार पत्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसी तरह उस समय कुछ ऐसे लेखक या कवि हुए थे जिन्होंने क्या है अनेक प्रकार की साहित्यिक रचनाओं यानी साहित्य की रचना की और उन साहित्यिक रचनाओं के अंदर अपनी जो भाषा थी उन भाषा को भारतीय लोगों के प्रति इतना यानी लगावपूर्ण तौर तरीके से उसको क्या है पेश किया तथा भारतीय आजादी के प्रति लोगों की जो भावनाएं थी उन भावनाओं को उन्होंने जागृत किया। तो हम कह सकते हैं भी जो देशी साहित्य थे उन देशी साहित्य ने भी भारतीय लोगों के जो अपने हम वतन के प्रति, जो अपनी स्वतंत्रता के प्रति जो जागृति थी या जो राजनीतिक एकता के प्रति जो जागरण की भावना थी, उस जागरण की भावना को भी देशी साहित्य ने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार हम कह सकते हैं एक कवि है जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इस बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दो महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना की गई थी। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दो महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना की गई थी। जिस साहित्यों के अंदर एक तो पहला साहित्य था वंदे मातरम, वंदे मातरम तथा दूसरा था वो है आनंद मठ। दूसरा जो महत्वपूर्ण साहित्य था किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। एक तो यानी जो देश की राष्ट्रीयता के प्रति जो ओतप्रोत भावना से लिखे गए थे, एक तो वंदे मातरम और दूसरा आनंद मठ। इन दोनों समाचार यानी इन दोनों साहित्यों के माध्यम से बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या है जो भारतीय नव जो युवक थे यानी जो नई युवा पीढ़ी थी उन युवा पीढ़ी के अंदर एक हम कह सकते हैं जो राष्ट्रीयता की भावना थी, उस राष्ट्रीयता की भावना को क्या है जागृत किया। और जागृत करने के साथ साथ में जो भारतीय युवा लोग थे उन युवा लोगों को यही कहा था भी अगर भारत की स्वतंत्रता के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं तो वो क्या है भारतीय युवा लोग। उसी प्रकार एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए यानी इसी प्रकार हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हुए जिसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी जो हिंदी के प्रख्यात कवि हुए उस समय। और इन्होंने भारतेंदु यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इस भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपनी यानी हम कह सकते हैं एक साहित्य की रचना की और उस साहित्य की रचना के अंतर्गत इन्होंने जिस ग्रंथ को लिखा था उस ग्रंथ का नाम क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस ग्रंथ को लिखा था उस ग्रंथ का नाम था भारत की दूरदशा। भारत की दूरदशा यानी भारत की दूरदशा शीर्षक नामक से इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ के अंदर इन्होंने ब्रिटिश शासन काल के अंदर जो भारत की स्थिति थी उस स्थिति को क्या है यानी उस स्थिति के बारे में इन्होंने बताया और बता करके और भारतीय लोगों को क्या है जागृति का कार्य किया। उसी प्रकार यानी इसी बंकिम चंद्र चटर्जी और भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे, इसी प्रकार जो दक्षिणी भारत था उस दक्षिणी भारत के अंदर एक कवि हुआ था उस समय जिसका नाम था माइकेल मधुसूदन, माइकेल मधुसूदन दत्त। इस माइकेल मधुसूदन दत्त ने भी अपनी जो साहित्य थी उस साहित्य रचनाओं के माध्यम से भारतीय लोगों के अंदर अंग्रेजी राष्ट्र के प्रति जागृति यानी उत्पन्न की। छठा महत्वपूर्ण कारण क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद। अब देखो इल्बर्ट बिल विवाद सन बात कब की है? 1883।
बात कब की है? सन 1883 के अंदर भारत के अंदर यहाँ जो वायसराय या गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड रिपन। वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। इस लॉर्ड रिपन की जो काउंसिल थी या जो परिषद थी, किसकी? इस लॉर्ड रिपन की जो काउंसिल थी या परिषद थी, इस परिषद के अंदर एक जो कानूनी सदस्य था, कौन था? यानी जो 1883 के अंदर लॉर्ड रिपन उस समय भारत का वायसराय था, इस वायसराय लॉर्ड रिपन की जो काउंसिल थी या जो परिषद थी, उस परिषद के अंदर एक कानून को जानने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था इल्बर्ट। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? इल्बर्ट। इस इल्बर्ट ने क्या किया? उस समय अपनी अध्यक्षता के अंदर एक बिल पास किया। किसने? इल्बर्ट ने 1883 के अंदर। और इल्बर्ट था कौन? लॉर्ड रिपन का क्या था? विधि यानी कानूनी सदस्य था। और इन्होंने सन 1883 के अंदर एक बिल पारित किया, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक पारित किया। उसी विधेयक को क्या कहा जाता है? इल्बर्ट बिल या इल्बर्ट विधेयक कहा जाता था। और इस जो बिल था, इस बिल के अंदर ये कहा गया था भी जो भारत के अंदर जो यूरोपीय जो लोग रहते हैं, यानी भारत के अंदर जो यूरोपीय लोग रहते हैं, अगर वो यूरोपीय लोग भारत के अंदर किसी के साथ अपराध करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों को अगर अंजाम देते हैं, तो उन आपराधिक गतिविधियों की जो सुनवाई है, यानी क्या है? उन आपराधिक गतिविधियों की जो सुनवाई है, उस सुनवाई को भारतीय न्यायाधीशों को क्या है? भारतीय न्यायाधीशों को अपनी अदालत में उसके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया था। यानी अगर किसी ब्रिटिश अधिकारी ने मान लीजिए भी कोई अपराध किया है, पहले तो अपराध किया था, लेकिन अपराध करने के बाद में पहले भारतीय जो न्यायालय थे, उन न्यायालयों को उसके प्रति क्या है, यानी न्याय करने के प्रति या भारतीयों को क्या है, उसके प्रति सुनवाई करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे ही लॉर्ड रिपन के काल में 1883 के अंदर अंग्रेजों द्वारा एक बिल पारित किया गया था, और बिल क्या था? इल्बर्ट। इस इल्बर्ट ने ये आदेश दिया था कि अगर भारत के अंदर रहने वाला अगर कोई यूरोपीय व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति में पाया जाता है, तो उस अपराधी प्रवृत्ति के अंदर उसको भारतीय जो न्यायाधीश है, उन न्यायाधीशों के माध्यम से क्या है, उसकी सुनवाई करने का अधिकार है। लेकिन जब ये 1883 के अंदर जब बिल पास कर दिया गया था, तो इस बिल का भयंकर तरीके से अंग्रेजों ने क्या है, विरोध किया था। इस विरोध करने के कारण जो भारतीय लोग थे, उन भारतीय लोगों को भी प्रेरणा मिली गई थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अधिकारी ऐसी कोई परिस्थितियां भारत के अंदर अपनी नहीं छोड़ना चाहते थे जिसके माध्यम क्या है, भारतीयों को क्या लाभ मिले। इस प्रकार ये जो 1883 के अंदर इल्बर्ट बिल विधेयक पास किया गया था, इसने भी भारतीय लोगों के अंदर जागृति पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सातवां जो महत्वपूर्ण है राष्ट्रवाद के उदय का कारण, वो क्या है? शिक्षित वर्ग में असंतोष। अब देखो, जैसे ही भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है, ब्रिटिश अधिकारी जब पूर्ण रूप से या ब्रिटिश सरकार भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ जो भारतीय जनता थी, उन भारतीय जनता के साथ में क्या है, भेदभावपूर्ण नीति करना प्रारंभ कर दिया था। तथा यहाँ के जो शिक्षित वर्ग के जो लोग थे, कौन से, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, उच्च डिग्रियां लेकर घूम रहे थे, उन लोगों को क्या है, अंग्रेजी सरकार ने भेदभाव पूर्ण किया उनके साथ में, और उनको अपने यहाँ ब्रिटिश भारत के अंदर क्या है, उच्च पद होते हैं, जिस तरह RS, IPS, IFS, उन पदों पर क्या है, नियुक्त नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर शिक्षित वर्ग भारत का जागृत होगा तो लगभग संपूर्ण देश क्या है, जागृत हो जाएगा। इस कारण जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय लोगों को उच्च पदों पर क्या है, आसीन नहीं किया गया था, तो इस कारण जो शिक्षित वर्ग था, उस शिक्षित वर्ग में भी क्या था, असंतोष उत्पन्न हो गया था। और इसी असंतोष ने क्या है, भारतीय शिक्षित वर्ग के लोगों को अपनी आजादी के प्रति जागृत किया। उसी प्रकार हम जब आठवां जो पॉइंट है राष्ट्रवाद के उदय के कारण, उसके हम चर्चा करते हैं, तो वो क्या है, आठवां पॉइंट है भारत का आर्थिक शोषण। यानी
आठवां जो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, भारत का आर्थिक शोषण। अब देखो, जब भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है और जब बक्सर के युद्ध के बाद में, यानी बक्सर के युद्ध में जब उनको निर्णायक विजय मिलती है, तो उस निर्णायक विजय के बाद में जो दीवानी और जो राजस्व वसूलने का जो कार्य होता है, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस समय जो धन संपन्न क्षेत्र थे, वहां का जब दीवानी और राजस्व वसूलने का जब कार्य मिल जाता है, तो उस राजस्व वसूलने के कार्य के बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने अपने जो स्वार्थपूर्ण नीति थी, उस स्वार्थपूर्ण नीति के कारण भारतीय लोगों का अब आर्थिक तौर तरीके से भी क्या है, शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। इस कारण यहाँ भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, उसकी जो दशा थी, वो दशा क्या है, अत्यधिक मात्रा में शोचनीय हो गई थी। तथा अंग्रेजों द्वारा जो भारत के अंदर अनेक प्रकार की जो भू राजस्व की जो नीतियां लागू की गई थी, उस भू राजस्व की नीतियों के अंदर सिर्फ अंग्रेजों ने अपना ही फायदा देखा था, लेकिन शोषण किसका किया गया था, भारतीय किसानों का शोषण किया गया था। इस कारण अंग्रेजों की जो अनेक प्रकार की, हम कह सकते हैं कि जो संकटपूर्ण नीतियां थी, उस संकटपूर्ण नीतियों ने भी क्या है, भारतीय लोगों को जगाने का कार्य किया है। जातीय भेदभाव, यानी अंग्रेज क्या है, जैसे ही भारत के अंदर अंग्रेजों की स्थापना होती है, अंग्रेजों ने क्या है, हमेशा भारतीय लोगों के साथ में भेदभाव की नीति अपनाई। किसकी? भेदभाव की नीति। चाहे वो सैनिक स्तर पर भेदभाव की नीति हो, चाहे वो भारतीय लोगों के साथ में, शिक्षित वर्ग के साथ में भेदभाव की नीति हो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की मंशा ही एक थी कि भारतीय लोगों के अंदर आपसी, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे किसी अन्य चीज के नाम पर फूट डालो, और हमेशा किसकी नीति रही थी, राज करने की। तो इस प्रकार अब अंग्रेजों ने क्या, जैसे अंग्रेजों की पूर्ण रूप से यहाँ आधिपत्य हो गया था, तब अंग्रेजों ने क्या है, भारतीय जो लोग थे, उन लोगों का जातीय आधार पर भेदभावना भर दी थी भी किसी, क्योंकि भारतीय लोगों को हमेशा ही अंग्रेज क्या है, निमन की दृष्टि देखते थे, तथा जो भारतीय लोग थे, उन भारतीय लोगों को वो किन किन नामों से पुकारते थे, तो वो भारतीय लोगों को कहते थे काले लोग, हबसी, निग्रो या गुलाम। हबसी, निग्रो या गुलाम, यानी इन शब्दों से भारतीय लोगों को पुकारते थे कौन, अंग्रेज अधिकारी। और खुद को क्या कहते थे, भी हम गोरे लोग हैं, इस कारण गोरे लोगों का क्या है, भारत के अंदर सर्वोच्च स्थान है। तथा जो भारतीय लोग हैं, वो भारतीय लोग क्या है, काले हैं, हबसी है, निग्रो जाति के है, या ये क्या है, गुलाम है। ये सभी क्या है, हमारे नीचे रहने वाले क्या है, गुलाम है। इस प्रकार इन शब्दों से वो भारतीय लोगों को पुकारते थे। तथा साथ ही साथ जो भारतीय जो न्यायाधीश थे, उन न्यायाधीशों को अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है, कार्रवाई करने का अधिकार भी नहीं था, और न ही किसी न्याय में उनके प्रति जो अगर कोई वाद या प्रतिवाद हुआ है, उस प्रतिवाद की सुनवाई करने का भी अधिकार नहीं था। इस कारण जो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के साथ में जो जातीय भेदभाव की भावना अपनाई, इस जातीय भेदभाव की भावना ने भी भारतीय लोगों को क्या किया, जागृत किया। लॉर्ड लिंटन की प्रक्रियावादी नीति, यानी ये जो लॉर्ड लिंटन था, उस समय भारत के अंदर क्या है, गवर्नर जनरल बनकर आया था। कौन? लॉर्ड लिंटन। कब? 1 जनवरी 1877 को। कब? 1 जनवरी 1877 को, यानी 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिंटन भारत का क्या है, गवर्नर जनरल बनकर आता है। जब ये गवर्नर जनरल बनकर आता है, तब इसके आगमन के अंदर जो दिल्ली थी, यानी जो गवर्नर जनरलों का बैठने का मुख्य स्थान क्या था, दिल्ली था। इस दिल्ली के अंदर एक विशाल दरबार का आयोजन किया गया था। किसका? विशाल दरबार का आयोजन किया गया था। किसके आगमन पर? लॉर्ड लिंटन के दिल्ली आगमन पर एक विशाल दरबार का आयोजन किया गया था। तथा उसकी जो यहाँ पर ब्रिटिश जो ये था लॉर्ड लिंटन, जब ये आया तो इसकी जो शान शौकत थी या इसका जो स्वागत किया गया था, उस स्वागत के अंदर अनेक प्रकार के जो लाखों रुपए थे, वो लाखों रुपए क्या किए गए थे, खर्च किए गए थे। सिर्फ किसकी शान शौकत के लिए? लॉर्ड लिंटन की शौकत से। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को पता था भी जितना भी यहाँ पैसा खर्च होगा, वो पैसा खर्च होगा, वो पैसा पाना किससे है? भारतीय लोगों से ही पाना है। तथा जब भी कोई बड़ा कोई कार्य होता था, तो अंग्रेज अधिकारी
चाहे वो होटल हो, चाहे कोई दरबार लगाया जा रहा है तो उसके बाहर एक मुख्य तख्ती टांग कर लगा देते जिसके ऊपर लिखा जाता था कुत्तों तथा भारतीयों का आना अंदर मना है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय लोगों का लगभग विभेदीकरण कर दिया गया था किसके द्वारा, अंग्रेजी शासकों के द्वारा। तो जब लॉर्ड लिंटन 1 जनवरी 1877 को भारत के अंदर दिल्ली के अंदर आया तो उसके आगमन पर अंग्रेजी सरकार द्वारा क्या है एक विशाल दरबार का आयोजन किया गया था तथा इसी विशाल दरबार के अंदर जो रुपए या जो लाखों रुपए यानी हम कह सकते हैं फूंक दिए गए थे। तो उसी प्रकार सन 1877 के अंदर भारत के अंदर आया था और सन 1878 के अंदर, कब है, सन 1878 के अंदर लॉर्ड लिंटन द्वारा एक प्रेस या एक उद्देश्य यानी विधेयक लागू किया गया था। कब, 1878 के अंदर। यानी इस लॉर्ड लिंटन ने अपना एक प्रेस जारी किया यानी एक आदेश जारी किया जिसका नाम क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यानी सन 1878 के अंदर लॉर्ड लिंटन द्वारा एक आदेश पारित किया गया था या एक कानून पास किया गया था जिसका नाम क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब देखो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से जितने भी जो भारतीय समाचार पत्र थे या जहां से समाचार पत्रों का संपादन होता था, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि कहीं न कहीं भारतीय लोगों को उकसाने के लिए या जागृत करने के लिए ये जो समाचार पत्र है, इन समाचार पत्रों की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तब इसने क्या किया, लॉर्ड लिंटन ने सन 1878 के अंदर एक कानून पास किया जिसका नाम क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय जो समाचार पत्र थे उन भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर कठोरता से ऊपर प्रतिबंध लगाया गया और इस प्रतिबंध लगाने के बावजूद अगर कोई भारतीय समाचार पत्र का संपादन कर रहा है तो उसके ऊपर क्या है, कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इस कारण ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसका भी भारतीय लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था। इसी प्रकार सन 1878 के अंदर ही क्या है, सन 1878 के अंदर ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थोड़े दिन बाद ही इस लॉर्ड लिंटन ने एक नया और कानून लागू किया जिसका नाम था भारतीय शस्त्र अधिनियम। दूसरा जो कानून लागू किया उसका नाम क्या था, भारतीय शस्त्र अधिनियम। यानी इस भारतीय शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत क्या चाल हो सकती है अंग्रेजी अधिकारियों की, तो अंग्रेजों अधिकारियों ने ये कहा था इस 1878 का जो भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू कर दिया गया, इस अधिनियम के अंदर ये कहा गया था भी अगर भारतीय लोग या जो भारतीय कोई धन संपन्न अगर व्यक्ति कोई अपने हथियार रखता है तो उस हथियार रखने के पीछे उसको क्या है, ब्रिटिश अधिकारी से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर वो किसी भी प्रकार के गैर लाइसेंस के यानी बिना लाइसेंस के अगर वो हथियार रखता है तो उसके ऊपर क्या की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय लोगों को लगभग ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या है, पूर्ण रूप से अपने अनेक प्रकार के कानूनों के माध्यम से भारतीय लोगों का क्या है, दमन पूर्ण से क्या कि भारतीय लोगों का दमनकारी तरीके से क्या है, शोषण किया गया था। तो इस प्रकार ये जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो, चाहे 1883 के अंदर जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, चाहे 1878 का भारतीय शस्त्र यानी शस्त्र जो अधिनियम था, इस अधिनियम इन 3-4 प्रकार के जो बिल लागू किए थे, इन बिलों ने भी भारतीय लोगों को क्या है, जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने जाना भी कैसे भारतीय लोगों के अंदर अपने राष्ट्र को पाने के लिए कौन-कौन से ऐसी यानी राजनीतिक जो संगठन जागृत हुए जिसके माध्यम से भारतीय लोगों को 15 अगस्त सन 1947 के दिन आखिर वो दिन आ ही गया था जब ब्रिटिश शासन से पूर्ण रूप से मुक्ति मिली थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज का हमारा ये प्रश्न था। धन्यवाद।